अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मुतनब्बा किया है कि सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत को बदनाम करने के लिए कुछ जगहों पर पानी और बरखी सरबराही से मुताल्लिक झूठी शिकायत और जानबूझकर कहानियाँ पेश की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐसे मामलात पर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज रियासत में पानी की सरबराही और धान की खरीदारी के मसले पर आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि ये इंतखाबात का वक्त है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने और सियासी फ़ायदा उठाने की हुकूमत पर नए नए इल्ज़ामात और मनगढ़ंत कहानियाँ पेश करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगी। ऐसी कोशिशों से चौकस रहें। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत के तमाम शहरों और देहातों में पीने के पानी के मसले को ख़त्म करने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया कि शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र अगले 2 माह ज़्यादा अहम होंगे। उन्होंने याद दहानी कराई कि अगरचे के गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई है कि इस वक्त से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पीने के पानी की सप्लाई की बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल निगरानी करें। जहां कहीं भी शिकायत है वहां फौरी तौर पर पीने के पानी की फराहमी जंगी खतूत पर अंजाम दें। इस जायजा इजलास में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क करते हुए KCR से इंतकाम लेने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसा कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया TV के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत की और इस प्रोग्राम के एंकर रजत शर्मा के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। ये प्रोग्राम हफ्ते की रात 10 बजे नशर होने वाला है। ताहम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म X पर इससे मुतालिक प्रोमोज शेयर किया। एक मौके पर एंकर रजत शर्मा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आया आप KCR हुकूमत की जानिब से उन्हें जेल में डालने का बदला ले रहे हैं, जिस पर रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि बदला अभी शुरू नहीं हुआ। रजत शर्मा ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि BRS लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अभी सो रहा है फिर बाहर आएगा, तो इसके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने दो, यहाँ बंदूक तैयार है, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारता, मारा तो शेर को ही मारूंगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सलूक और उनके बयानात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उसे तेलंगाना की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तकसीम के वक्त जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने में मरकज़ की BJP हुकूमत नाकाम रही। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का जो वादा किया था उससे पूरा नहीं किया गया। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी फ़ायदे के लिए BJP मजहबी जज्बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। మేము అడుగుతా ఉన్నది మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరిగింది ఏంటి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనానికి మీరు సాధించింది ఏంటి? అధికారంలో రాగానే కదా 7 మండలాలు సీలేరు ప్రాజెక్టు తీసుకొని ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఆంధ్రాలో కలిపి మీరు తెలంగాణలో మీకే ముఖం ఉంది అని అడుగుతున్నాం. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి ఒక భౌగోళిక పరిస్థితి నుండి 7 మండలాలు సీలేరు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో విద్యుత్ కోతలు లేకుండా కాపాడగలిగేటువంటి ఆ యొక్క ప్రాజెక్టును తీసుకుని మీరు ఆంధ్రాలో కలిపి తెలంగాణ విభజన హామీలు అమలు చేయకుండా తెలంగాణ విధానాన్ని వ్యతిరేకించి అవహేళన చేసి అమరులను కించపరిచి తెలంగాణ ఏదో దొంగతనాన్ని ఎత్తుకొని పోయిందని చెప్పేటువంటి మీకు తెలంగాణలో ఓటడిగే హక్కు ఉందా ముందరని అడుగుతాను. ఇలా అంతేకాదు ఇలా ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిండ్రా, ఒక ఇండస్ట్రీ తెచ్చిండ్రా, ఒక మెడికల్ ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకొచ్చిండ్రా? ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికి ఇల్లు కట్టించిండ్రు? ఈ రాష్ట్రంలో ఒక రేషన్ కార్డు అని ఇచ్చిండ్రా? ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకి మీరు చేయగలిగిండ్రా? అవును, రైతులు 2000 ఇస్తున్నారు, దేశం మొత్తం ఇస్తున్నావు. తెలంగాణ 29వ రాష్ట్రంగా దేశంలో ఒక చిన్న కూడలాగా ఏర్పడే రాష్ట్రంకి
భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ మేము మా కరీంనగర్ లోక్సభ వరకు తేదీ 14 నాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు జయంతి రోజు पार्टी कार्यालय रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो मेदक पार्लिमानी हलके से पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। आज कुंडा सुरेखा ने कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि तारीखी तौर पर देखें तो मेदक कांग्रेस का एक मजबूत किला रहा है। 1980 के इंतखाबात में खुद इंदिरा गांधी ने यहाँ से इंतखाब जीता था। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को ये सीट हर हालत में जीतनी होगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर, जिसे कांग्रेस न्याय पत्र का नाम दिया गया है, सभी वोटर्स तक पहुंचाएं। साथ ही पिछले रियासत की तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत की जानिब से जो पिछले 100 दिनों में 6 गारंटीज पर अमल किया गया है, इस बात की भी खूब तशहीर करें। విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మాట్లాడిన హనుమంతరావు అన్న గాని, నిర్మలక్క గాని, నర్సన్న గాని, మన ప్రమోద్ గారు గాని చాలా వివరంగా చెప్పారు. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం మీకు కూడా లేదు. ఎందుకంటే గతంలో ఒక పేపర్ చదివితేనో లేకపోతే ఒక టీవీ చూస్తున్న వార్తలు తెలిసేది. కానీ ఇక్కడ మీరు కూర్చొని ప్రపంచం నలుమూలల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేటువంటి టెక్నాలజీ మన చేతుల్లో ఉంది. నిజంగా మొన్న మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయింది అంటే దానికి కారణం మన సోషల్ మీడియా అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన ప్రతి అవినీతి కార్యక్రమం, అక్రమాలు, దోపిడీలు, దౌర్జన్యాలు, మరి మన మీద తప్పుడు కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి నిమిషాలలోకి వెళ్ళిపోయిన విషయం ఈ సందర్భంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక పక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, ఒక పక్క మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు, వాటిలో లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు అవినీతి జరిగింది, ప్రజా సొమ్ము దుర్వినియోగం అయింది అని తెలిసిన ప్రజలు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలి, టీఆర్ఎస్ ఓడగొట్టాలి అని అనుకున్నారు, ఓడగొట్టారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఉట్టిగానే ప్రజల ముందుకు వెళ్ళలేదు. 6 గ్యారంటీలను दिल्ली शराब स्कैम केस में बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता को तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए सीबीआई की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहकाम जारी किए। सीबीआई ने कविता को 5 दिनों तक तहवील में देने की ख्वाहिश की थी। ताहम अदालत ने 3 दिन के लिए कविता को सीबीआई की तहवील में देने की इजाज़त दी है। वो इस महीने की 14 तारीख तक सीबीआई की तहवील में रहेंगी। कोर्ट के फैसले के तनाजुर में कविता को सीबीआई मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। इस महीने की 15 तारीख की सुबह 10 बजे उन्हें हाजिर अदालत किया जाएगा। शराब स्कैम केस में सीबीआई ने कविता का कलीदी रोल बताया है और ये भी कहा कि उन्होंने तहकीकात के दौरान ताउन नहीं किया, इसीलिए तहवील में देने की ख्वाहिश की गई थी। बीआरएस पार्टी ने वरंगल पार्लिमानी हलके से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर एम सुधीर कुमार के नाम का ऐलान किया। बीआरएस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के एक हफ्ते बाद ही वरंगल से पार्टी के रुकने असेंबली कडियम श्रीहरि की दुख्तर कडियम काव्या को उम्मीदवार बनाया था। तहम चंद दिन बाद कडियम काव्या ने उम्मीदवारी से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हुए बीआरएस पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वरंगल से टिकट हासिल कर लिया। जिसके बाद सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने सुधीर कुमार को उम्मीदवार बनाया है। सुधीर कुमार हनमकुंडा जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और वो फिलहाल हनमकुंडा जिला परिषद के चेयरमैन हैं। सुधीर कुमार 2001 से तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा ले चुके थे और उनका शुमार पार्टी के वफादार कायदीन में होता है। उनकी उम्मीदवारी को वरंगल जिले के पार्टी कायदीन ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर मजहब के नाम पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। भुवनगिर पार्लियामेंट हलके के तहत आज इब्राहिमपट्टनम में एक पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसे खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि राम किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, राम की सब इबादत करते हैं और एहतराम करते हैं। बीजेपी राम का नाम सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जो कि गलत है। 1008 గురుకుల పాఠశాలలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు 1008 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద ఒక్కొక్క విద్యార్థిని మీద 6.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఒక్కొక్క పిల్ల మీద పిల్లోడి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సంవత్సరానికి అంటే నెలకు 10,000 రూపాయల చొప్పున ఖర్చు పెట్టి
వాళ్ళ బట్టలు, పుస్తకాలు, బూట్లు, భోజనము, దుప్పట్లు సర్వం ప్రభుత్వమే చూసి వాళ్ళని అలా ప్రపంచంతో పోటీపడే పౌరులుగా తయారు చేయాలి. వచ్చే తరమన్నా ఆ విద్యతోని వికాసం అందుకోవాలని ఆలోచించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. కేవలం విద్య మాత్రమే కాదు, బలహీన వర్గాలలో, బీసీలలో మరి బ్రహ్మాండంగా ఒకవైపు విద్యతోని ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలి, వ్యాపారాలు పెట్టుకోవాలి. దాంతో పాటు టాటాలు ఎంత ముఖ్యమో తాతల నాటి కుల వృత్తులు కూడా అంతే ముఖ్యమని చెప్పి ఆలోచన చేసి చెట్ల పన్ను మాఫీ చేసినా, నీరా పాలసీ తెచ్చినా, వైన్ షాపుల్లో మా గౌడ సోదరుల కోసం 15% రిజర్వేషన్లు తెచ్చినా అది చేసింది కేసీఆర్ అనే మాట నేను మీకు యాద్ చేస్తా ఉన్నా. అదే విధంగా మన గొల్ల కురుమ సోదరుల కోసం 11,000 కోట్ల రూపాయలతో గొర్రెల పెంపకం లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ జీవ సంపద అత్యధికంగా భారతదేశం లెక్కనన్న ఉత్పత్తి అయిందంటే అది చేసింది కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట నేను మీకు యాద్ చేస్తా ఉన్నా. అదే మాదిరిగా ఇవాళ మత్స్యకారులైన గంగపుత్రులు, ముదిరాజ్ సోదరులు వాళ్ళ కోసం కూడా 30,000 కోట్ల రూపాయల మత్స్య సంపద సృష్టించినా అది చేసింది కేసీఆర్. నేతన్నల साबिक वजीर हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में बीआरएस कारकुनों की एक रैली निकाली और पार्टी उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रियासत में पार्टी की इख्तिदार में वापसी पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पिछले 4 महीने का इख्तिदार काफ़ी मायूस कुन रहा। उन्होंने कांग्रेस पर वादों पर अमल नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने अवाम से किए गए किसी भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया। గవర్నమెంట్ ఈ రాష్ట్రంలో రావాలంటే కూడా మన సిద్దిపేట నుంచి మెదక్ ఎంపీని గెలిపించి మళ్ళీ ఒక అడుగు ముందుకు వేసే బాధ్యత కూడా ఇవాళ మన మీద ఉన్నది. ఏం అనుమానం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం కనీసం, వాళ్ళు 4 నెలలు కాలే ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయింది. లుకలుకలు స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాలే. ఇవాళ పొద్దున మీరు పేపర్లో చూసుంటారు, జనగామలో వడ్లు 1,550 రూపాయలకు కూడా ఒకడు కొంటలేడని రైతులు మొత్తుకుంటున్నారు. ఎలక్షన్ల ముందు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చెప్పిండు, వడ్ల కోసం 2,500 రూపాయలు ఇచ్చి వడ్లు కొంటమో అన్నాడు. ఇవాళ జనగామ మార్కెట్లో చూస్తే 1,760 రూపాయలకు వడ్లు అమ్ముకున్నారు. మరి అన్ని వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా నీటి మూటలని ప్రజలకు అర్థమైంది. ఒకసారి నేను అవి కూడా చూపించినాక మిగతా విషయాల్లోకి పోతా. కార్యకర్తలతో నా మనం ఏంటంటే, దయచేసి మీరు యాక్టివ్గా ఒక నెల రోజులే ఉంది, కరెక్ట్గా 30 రోజులు ఉంది. ఇవాళ 13 తారీఖు కదా, 12 మళ్ళా 13 తారీఖు నాడు పోలింగ్, మే 13. అంటే ఇవాళ ఇడిచిపెడితే ఒక నెల ఉన్నది, బరాబర్ ఒక నెల ఉన్నది. నెల రోజులు దండం పెడతా, దయచేసి. सूर्यापेट के रुकन असेंबली व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने आज कांग्रेस हुकूमत पर नलगुंडा को लगातार नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। आज कुडाड में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस हुकूमत और उससे पहले की तेलुगु देशम हुकूमत ने नलगुंडा को लगातार नज़रअंदाज किया, जबकि बीआरएस हुकूमत ने पिछले 10 साल में नलगुंडा की मजमूई तौर पर तरक्की को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में आवाम को कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट करते हुए बीआरएस के उम्मीदवार को यहां से मुंतखब करना चाहिए। ఇంటికి ఇచ్చిన మంచినీళ్ళు కూడా ఇయ్యడం చేతగాక ప్రజల్ని ధూపతోనే ఎండబెడుతున్నందుకు వేయాలనా, ప్రజల గొంతులు తడారిపోతున్నందుకు వేయాలనా ఓటు కాంగ్రెస్కి దేనికి వేయాలి? ఇది ఇవాళ మనం సూటిగా మాట్లాడాలి. ప్రజల దగ్గర పోయి చెప్పాల్సింది గిరి. రబుక్కున మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తే ఇవన్నీ ఒప్పుకున్నట్టే. ప్రజలు ఏం ఇయ్యకున్నా ఏం లేదు పోండి అని చెప్పి మనకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్టే. ఇది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడే. గా విషయం ప్రజలకు గుర్తు చేయాలి. ఆ బీజేపీ కాంగ్రెస్ 2 జాతీయ పార్టీలమై అక్కడ ప్రధానమంత్రిని ఎన్నుకునేది మేము, కేసీఆర్కి ఎందుకు ఓటు అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుతున్నారు దొంగలు, ఇద్దరు తోడు దొంగలే. అక్కడ మోడీ ఇక్కడ కేడీ, ఇద్దరు ఒక్కటే, ఇద్దరు వేరు వేరు కాదు. मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के बानी सदर मंदार कृष्णा मादिगा ने कांग्रेस पर मादिगाओं को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। आज मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसी भी मादिगा तबके के फ़र्द को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार
किसी भी मुसलमान को वजारत में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब रेड्डी तबके के 4 वुज़रा हो सकते हैं तो रियासत में एक मुस्लिम वज़ीर क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली BRS हुकूमत में एक मुस्लिम को न सिर्फ वजारत में शामिल किया गया बल्कि उसे नायब वज़ीर आला और होम मिनिस्टर जैसे अहम ओहदे दिए गए। ఒక కుటుంబంలో 2 ఉన్న కాడ 3 ఇచ్చారు, అది న్యాయమా అని అడిగాడు. పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ పరిధిలో బెల్లంపల్లి, చెన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 2 అన్నదమ్ములే వినోద్ వివేకులు ఉన్నారు. అదే పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఎస్సీ నియోజకవర్గం మళ్ళీ వాళ్ళ కొడుకుకే ఇచ్చారు. అంటే ఒక కుటుంబంలో 2-3 ఇచ్చిన మీరు 70 లక్షల మందికి పైగా ఉండబడే ఒక మాదిగలకు ఒకటెందుకు ఇవ్వలేరని మా మోత్పల్లి నరసింహులు గారు సూటిగా కాంగ్రెస్నే ప్రశ్నించారు. ఇంకా ఆయన ఎంత దూరం పోయిందంటే, నేను ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులను చూశాను కానీ ఇప్పుడున్నబడే ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో ఇంత అన్యాయం జరుగుతుందని మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी लोकसभा इंतखाबी मुहिम का आज आगाज़ किया। आज दोपहर बहादुरपुरा असेंबली हल्के के तहत कामाटीपुरा, उस्मान बाग और बदलागुड़ा में उन्होंने घर घर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया। शमशेर भाई, हाँ मुबीना हमारे घर के पास जा रहे हैं, चलो सलाम वालेकुम। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रिमार्क किया कि तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद किसानों की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करते हुए इख्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। बंडी संजय ने जुमे को राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा अर्बन मंडल के सानकेपल्ली में चावल के अनाज की खरीदारी के मरकज़ का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान किसानों ने बंडी संजय को अपनी शिकायत से आगाह किया और कहा कि खरीदार उनसे उनकी धान नहीं खरीद रहे हैं। बंडी संजय ने रोशनी डाली कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो धान की खरीदारी में तेजी लाए और किसान ब्रदरी की मदद करे। వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తారు. ఇవాళ రైతులు బ్యాంకు పోతే ఏమైతే డిఫాల్టర్ చూస్తున్నారు. ఇలా గత ప్రభుత్వమే ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తానని చేయలేదా? మీరు అసలు ఏం చేశారు? మేము వచ్చిన వెంటనే 100 రోజుల పాటు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తున్నారు. ఆ రుణమాఫీ చేస్తే కదా రైతులు మళ్ళీ బ్యాంకు పోతే ₹3 లక్షల వడ్డీ రుణాలు ఇచ్చేది. ఇలా బ్యాంకు మీ ఈ పంట వ్యవసాయాన్ని పక్క పెట్టు, వాళ్ళ పిల్లల చదువు కోసం లోన్ ఇస్తలేరు, ఇల్లు కట్టుకుందామంటే లోన్ ఇస్తలేరు, పెళ్లిలకు దేనికి అవసరం లోన్ ఇస్తలేరు. ఇలా రైతులు డిఫాల్టర్ గా మార్చింది గత బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, ఇంకా డిఫాల్టర్ గా మారుస్తున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇలా మళ్ళీ మీకు మాత్రం ₹3 లక్షల వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తామని చెప్తే అందరూ ఓట్లేశారు. మరి 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తున్నాయి కదా. ఇలా అప్పుల మీద అప్పులు చేసి వడ్డీల మీద వడ్డీలు మిత్తి కట్టలేక शहर हैदराबाद में रामनवमी जुलूस इस महीने की 17 तारीख को निकाला जाएगा। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तमाम लोग अगर मिलकर काम करें तो ये जुलूस कामयाबी के साथ गुजर जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने रामनवमी जुलूस के सिलसिले में पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने मशवरा दिया कि गुज़िश्ता साल जो खामियां हुई थी इस मरतबा उन्हें नहीं दोहराना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त कम है, इसीलिए पुलिस अहदेदार छुट्टी के दिन भी काम करें। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, बोनाल, गणेश जुलूस, विजयदशमी त्योहारों के इनेकाद में हैदराबाद मिसाली साबित होना चाहिए।
श्रीनिवास रेड्डी ने जल्द से जल्द रामनवमी का जुलूस शुरू करने का मशवरा दिया और कहा कि किसी भी हाल में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह के सियासी रिमार्क्स करने पर उन्होंने इंतबाह दिया। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट बोर्ड के नतायज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी ने ताड़ेपल्ली में इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिस में नतायज जारी किए। इंटर साल अव्वल में 67% और साल दुवम में 78% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। साल अव्वल के नतायज में ज़िले कृष्णा 84% कामयाबी के साथ रियासत भर में पहले नंबर पर रहा। गुंटूर 81% के साथ दूसरे और एनटीआर ज़िला 79% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। साल दुवम के नतायज में ज़िले कृष्णा 90% के साथ पहले, गुंटूर और एनटीआर ज़िला 87% के साथ दूसरे और विशाखापट्टनम ज़िला 84% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में इंटर के इम्तिहानात यकुम से 20 मार्च तक मुनक़िद हुए थे। साल अव्वल में 5,17,600 तलबा और साल दुवम में 5,35,056 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। इम्तिहानात के 22 दिनों के अंदर नतायज जारी कर दिए गए हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जुमे को वेस्ट बंगाल के पूर्वा मिदनापुर ज़िले से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजेब हैं। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजेब ने कैफे में आईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों मुलजिमीन को एजेंसी ने कोलकाता में वाक़ एनआईए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने 5 अप्रैल को बताया था कि मुसव्विर हुसैन शाजेब अहम मुलजिम और अब्दुल मतीन ताहा को एक्यूज्ड है। मुसव्विर ही कैफे में धमाको अशिया ले गया था। दोनों ही कर्नाटका के शिवमोगा ज़िले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 29 मार्च से दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने ब्लास्ट केस में बीजेपी वर्कर साई प्रसाद को भी हिरासत में लिया था। एनआईए का कहना था कि साई का कैफे ब्लास्ट के मुलजिमीन से कनेक्शन है। दुंडीगल में जुमे को एक आवारा कुत्ते ने हमला करके एक बच्ची को जख्मी कर दिया। 4 साला अनन्या को उस वक्त चोटें आईं जब उस पर घर के सामने खेलते हुए एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद एक और खातून पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। मकामी बाशिंदों ने म्यूनसिपल हुक्काम पर जोर दिया है कि वो आवारा कुत्तों के हमलों से उनकी हिफाजत करने की इक़दामात करें और बच्चों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मंचिरियाल ज़िले में मोबाइल फ़ोन पर मामूली झगड़े के बाद एक शख्स को अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। मुतासिरा रामुलू, जिसकी उम्र 62 साल बताई गई है, सिंगरेनी का एक रिटायर्ड मुलाजिम है। ज़िले के इंदिरा रामकृष्णापुर में ये रहता है और उसके बेटे की शिनाख्त राकेश के तौर पर की गई है। मोबाइल फ़ोन को लेकर बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दरमियान राकेश ने अपने वालिद के सर पर मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन दुरुस्त ना करवाने पर शदीद मायूस एक नौजवान लड़की ने खुदकशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या मंचिरियाल ज़िले के जयपुर मंडल के वेलाला गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेलाला गांव की 19 साला साई सोमा का मोबाइल फ़ोन कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था। साई सोमा को मोबाइल फ़ोन की बुरी तरह आदत पड़ गई थी। 4 दिन कबल उसका फ़ोन दोबारा ख़राब हो गया और वो घर वालों को फ़ोन दुरुस्त करवाने के लिए ज़िद कर रही थी। उसकी मां ने मजदूरी की रकम मिलने के बाद फ़ोन दुरुस्त करवाने का तयक़ुन दिया, ताहम वो किसी से कर्ज लेकर फ़ोन दुरुस्त करवाने का मुतालबा कर रही थी, जिस पर उसकी मां ने उसे काफ़ी डांट डपट की, जिस पर शदीद मायूस होकर घर वालों की अदम मौजूदगी में फांसी लगाकर उसने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि साई सोमा के वालिदैन मजदूरी पर गए हुए थे। शाम में उनके घर पहुँचने तक उनकी नाश इस लड़की की नाश मकान में लटक रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के चीराला मंडल के एपुरुपालम में मकान की तामीर के लिए लाई गई रेत के दरमियान एक लाश बरामद हुई। घर के मालिक ने इस वाक़े के हवाले से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पद्मनाभमपेट की रहने वाली लक्ष्मी ने एक नए घर की तामीर का आगाज़ किया। जब फाउंडेशन भरने के लिए रेत मंगवाई गई तो उस रेत में से एक लाश निकली और इस लाश का सर नहीं था। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लाश की पहचान की कोशिश की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वो लाश उस रेत में पहुंची कैसे।
हनमकुंडा जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक आरटीसी बस ने खातून को अलमनाक तौर पर टक्कर मार दी, जिससे इसकी दोनों टांगों पर शदीद चोटें आईं। यह हादसा जुमे को हनमकुंडा बस स्टैंड पर पेश आया, जिसमें मुतासरा की शिनाख्त कावाटी राजक्का के तौर पर हुई है। ये सेमापेट मंडल हनमकुंडा जिले की रहने वाली हैं। इनकी दोनों टांगें टूट गई हैं। मकामी बाशिंदों ने इस हादसे को देखने के फौरी बाद इसे अस्पताल पहुंचाया और फौरी पुलिस को इतला दी। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। शमशाबाद एसओटी पुलिस ने मलारदेवपल्ली में जाली करेंसी तकसीम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रहने वाले मुलजिम गंगा राजू और अभिनंदन को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 500 रुपये के जाली नोट मिले और जुमला 7 लाख इनकी मालियत बताई गई है। ये जाली नोट महाराष्ट्र से मंगवाए गए थे। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है ताकि पता चलाया जा सके कि इसमें इनके मजीद कितने साथी शामिल हैं। सूर्यपेट नेशनल हाईवे पर कल आधी रात को एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 नौजवानों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार पीछे से आने वाली डीसीएम गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और शदीद जख्मी हो गया। अफसोसनाक खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर सूर्यपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मरने वालों की शिनाख्त मोहम्मद नवीद, निखिल रेड्डी और राकेश की हैसियत से की गई है। हुकूमत ने हिंदुस्तानी शहरियों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो मौजूदा हालात के पेश नज़र ईरान और इसराइल का सफ़र ना करें और जो लोग वहाँ पहले से मौजूद हैं वो इंतहाई मोहतात रहें। जुमे को जारी एक एडवाइजरी में वजारत ख़ारजा ने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया जाता है कि वह अगले नोटिस तक ईरान या इसराइल का सफ़र ना करें। वजारत ने कहा कि जो लोग फ़िलहाल ईरान या इसराइल में मुकीम हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खानों से रब्ता करें और अपना इंदराज कराएं। उनसे ये भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी हिफाजत के हवाले से इंतहाई एहतियात बरतें और अपनी सरगर्मियों को कम से कम हद तक महदूद रखें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जुमे को तमिलनाडु के तिरुनेवलपल्ली में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आइडियोलॉजी की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंसाफ, आज़ादी और इक्वालिटी है तो दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। I really love coming to Tamil Nadu. I did not say I like coming to Tamil Nadu. I said I love coming to Tamil Nadu. I look at the great Tamil poets. Of course, I don't speak your language, but I read your history, your great kings, your great tradition, the relationships and influence you had in the rest of the world. And it acts for me like a mirror through which I can understand India. This is an ideological battle. This is a battle for your history, for your tradition, for your culture, for your way of life. I am going to stand, and the Congress party is going to stand with the Tamil people to protect your language, to protect your culture and your history. And forget Narendra Modi, no force on this planet can harm the people of Tamil Nadu, their language and their tradition. This election is being fought to save Indian democracy, and it is being fought to protect. सोने की कीमत पहली बार 73,000 रुपये फी तोला से ज्यादा हो गई। जुमे को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक जुमे को 10 ग्राम सोना यानी 1 तोला सोने की कीमत 1,351 रुपये का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 73,174 रुपये तक पहुंच गई है। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी की कीमत 1,476 रुपये के इजाफे के साथ बढ़कर 83,819 रुपये फी किलो हो गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।